Hello, my dear students. After discussion of oxidation of alcohol, उससे पहले एसिडिटी, काफ़ी क्लीवेज वाले रिएक्शन हमने किए, तो कुछ क्वेश्चंस जो है इंटेक्स, वो इंटेक्स क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इंटेक्स क्वेश्चन है, वो हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। आपको पूछा गया है कि अगर क्वेश्चन में दिए गए अल्कोहल इस रिएजेंट के साथ, मतलब HCl, ZnCl2, HBr एंड SOCl2, ये तीनों के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी। तो हमारा पहला रिएजेंट है ब्यूटेन 1 ऑल। तो ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब उसका पहला रिएक्शन आपको करना है HCl, ZnCl2 के साथ। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा ये रहेगा, और फर्स्ट आंसर विल बी, उसमें नहीं लिखा है क्योंकि वो रिएक्शन नहीं होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि CH3, पहले वो स्ट्रक्चर लिख लो, ठीक है। उसके ऊपर जो रिएजेंट है वो रिएजेंट डाल दो, ZnCl2 और HCl। हमको पता है ये एनहाइड्रस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, और मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये लुकास टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर स्पेसिफाई क्वेश्चन में नहीं किया है, तो इसका आंसर आएगा नो रिएक्शन, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो बहुत ही कम, मैंने बोला है ना कि वो सॉल्यूशन क्लियर रहता है, रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं देता है ये अल्कोहल प्राइमरी, इसलिए आंसर आएगा नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। ये पहला आंसर हुआ। अब देखिए दूसरा किसके साथ करना है ये रिएजेंट का, HBr के साथ। तो HBr के साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे तो कुछ नहीं करना है, ये रिएक्शन भी यहाँ पे नहीं प्रिंटेड है, तो मैं वो भी करके आपको देता हूँ। HBr के साथ लिख लीजिए CH3CH2 OH, ब्यूटेन 1 ऑल, और इसका रिएक्शन HBr के साथ, तो यहाँ से H, यहाँ से OH माइनस H2, सीधा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और आपको मिलेगा CH3 CH2 2 टाइम्स लिख लीजिए, क्योंकि एक बार ऐसे भी आप लिख सकते हो, और CH2Br, ठीक है। सिर्फ OH के साथ Br आ जाएगा, इसका नाम अपने आप दे देना, ठीक है। आपको पता है कि कैसे नोमेनक्लेचर करना है, हेलो अल्केन हेलो एरिन के रूप से। अब तीसरा जो रिएजेंट है वो रिएक्शन है SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ रिएक्शन करना है, वहाँ हीट, आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ तो हीट लिखी है और क्वेश्चन में तो हीट दी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप हीट लिखें, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। SOCl2 के साथ ऐसे ही रिएक्शन हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ये OH को हटा दीजिए, चलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हटा दीजिए, इस OH को हटा दो और यहाँ पे Cl डाल दो, ये रहा। अब बाई प्रोडक्ट आप देख लीजिए, बाई प्रोडक्ट SOCl2, ये SO2 और HCl, ठीक है। SOCl2 और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये OH, ऐसे OH बॉन्ड का क्लीवेज है, तो एक हाइड्रोजन और Cl माइनस HCl होगा, और SO के साथ ये दूसरा ऑक्सीजन माइनस SO2 होगा, और एक क्लोरीन जो है वो यहाँ पे, ये ग्रीन राउंड मैंने किया वहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन ऐसे होगा। अब दूसरा रिएजेंट है 2 मिथाइल
ब्यूटेन टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। सेम जाना है, ये टर्शरी अल्कोहल है तो बिल्कुल ल्यूकास टेस्ट देगा, रूम टेम्परेचर पे देगा, कुछ नहीं करना है। ये OH निकाल दो, बहुत ही ठंडे कलेजे से निकाल दो, ये OH निकाल दो, निकल गया। और OH की जगह पे Cl डाल दो, ल्यूकास टेस्ट है, -H2O। मैकेनिज्म आपको पता है। दूसरा रिएक्शन भी सेम होगा, टर्शरी है, यहाँ से OH निकाल दो, HBr का हाइड्रोजन ले लो, -H2O, और ये Br जो है वो H की जगह पे डाल दो। नाम लिखे हुए हैं, आप जरा मैच कर लेना, ठीक है। तीसरा जो है वो तो रिएक्शन देगा ही देगा, क्योंकि प्राइमरी देगा तो टर्शरी सब रिएक्शन देंगे। इसमें कार्ब कैटायन वाला ही मैकेनिज्म है, OH निकल जाएगा, ये OH बॉन्ड पहले क्लीवेज होगा, ध्यान रखना। ये Cl के साथ कंबाइंड होगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगी HCl। यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे जिससे है ना HClSO2, ऐसे ही यहाँ पे लिखना है। एक प्रोडक्ट हमें मिलेगी SO2, ये रही, ये ऑक्सीजन और ये सल्फर एंड ऑक्सीजन SO2, और एक क्लोरीन और यहाँ हाइड्रोजन, ये इसको मिटा के यहाँ पे लिख लीजिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हो गया पूरा सॉल्यूशन। देख लीजिए आप, 3 रिएक्शन आएंगे। टेबल के फॉर्म में भी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। पहला जो रिएक्शन है उसमें 2 मैंने नीचे आपको करके दिए हैं, ध्यान रखना, वो पहले लिखना। ये जो है यहाँ पे ये थर्ड है, उसके बाद सेकंड के तीनों ABC करके लाइन में है, बहुत ही ईजी रिएक्शन है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लीजिए अपनी बुक में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें मैं आपको एक नई चीज़ भी सिखाऊंगा। आई विल टीच यू न्यू थिंग दैट इज़ अबाउट हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। क्या आता है देखते हैं। 2 शिफ्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें यूज़ करना है। कम्पिटिटिवली बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको पूछा है कि मुझे करना क्या है, इसमें करना तो है एसिडिक डिहाइड्रेशन, सोच लीजिएगा, एसिडिक डिहाइड्रेशन है, ठीक है। एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन किस किस का करना है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल और दूसरा है ब्यूटेनॉल। ये स्ट्रक्चर है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल का, आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए, जब भी मैं डिहाइड्रेशन करूं, आप ध्यान से देखिएगा, जब भी मैं डिहाइड्रेशन करूं तब आपको सबस्ट्रेट पूरा देखना है। जहां पे OH लगा है उसको आप अल्फा दे दीजिए, उसके बाजू वाले जितने कार्बन है उसको आप बीटा दे दीजिए, ये रहेगा बीटा, ये अल्फा कार्बन है, ये रहेगा बीटा, और ये भी रहेगा बीटा, 3 बीटा कार्बन है, ठीक है। तो अब OH तो यहाँ से ही निकलेगा डिहाइड्रेशन में। हाइड्रोजन निकालने के लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं यहाँ से निकालूंगा, या तो मैं यहाँ से निकालूंगा, और या तो मैं यहाँ से। ये जो 3 राउंड और एक ये CH3 है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को देखिए, ये OH निकाल दिया मैंने, ठीक है, ये OH निकाल दिया। अब मैं CH3 वाला हाइड्रोजन निकाल रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट ये मिलेगी। अब ये प्रोडक्ट माइनर है, क्यों माइनर है वो जरा समझना है, तो सेज़ेफ रूल को याद कीजिए। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे तो वो स्टेबल रहेगा, कम अल्काइल ग्रुप रहेंगे तो वो इतना स्टेबल नहीं रहेगा। अब देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है कि नहीं,
यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और दूसरा जो इथिलीनिक कार्बन है उसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है, ये CH2 CH2। ये समझ में आ गया इतना? तो ये, अब चलिए दूसरा देखते हैं। ये OH तो मैं यहाँ से ही निकालूंगा। अब चलिए मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालता हूँ। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेशन होगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये देखिए नीचे IUPAC नाम लिखे हुए हैं, उसको भी देखना। यहाँ पे ये आ गया डबल बॉन्ड, ये देखिए। अब चलिए इसको देखते हैं। ये CH3, ये एक CH2 और एक CH2, 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप है कि नहीं? तो ज्यादा अल्काइल ग्रुप मीन्स मोर स्टेबल। अब आप ये कहेंगे कि अगर इस बीटा से निकाले तो भी 3 अल्काइल ग्रुप ही रहेंगे, तो आपकी मर्जी। ये ऊपर ये बीटा से निकालो या तो ये बीटा से निकालो, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेगी। चलिए तीसरी पॉसिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं OH यहाँ से निकालता हूँ, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए थर्ड वन जो यहाँ पे नहीं है, तो प्रोडक्ट ऐसी रहेगी। ये OH निकल गया, यहाँ पे CH3, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कितने अल्काइल ग्रुप? ये एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास एक, ये दूसरा, और दिस वन इज थर्ड वन। यहाँ पे भी 3 है, और ये देखिए यहाँ पे भी ऐसा है। तो सेम है, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो कोई भी एक बीटा रिंग के ऊपर जो है उसमें से हाइड्रोजन निकाल दो, लेकिन मेजर प्रोडक्ट वो रहेगी। ठीक है, चलिए मैंने आपको पूरी तरह से इसको समझा दिया है। अब मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा ठीक से, और एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। समझ गए? अब हमारे पास दूसरा सबस्ट्रेट जो है वो है ब्यूटेन 1-ऑल। ये उससे भी बहुत बढ़िया है। अब देखिए आंसर तो आपके सामने है, एक प्रोडक्ट है मेजर, एक प्रोडक्ट है माइनर, ये ब्यूटेन 2-ऑल। अब पहले मैं इसको अल्फा दे देता हूँ, देखिए इसको अल्फा, इसको बीटा। तो अल्फा जो है वहां से OH निकलेगा, ये बीटा जो है वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। अब उस अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू सेज़ेफ रूल 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगी। अब आपको यहाँ जो है ना आपका माथा खनकेगा कि सर यहाँ तो दूसरा बीटा कार्बन है ही नहीं, वही तो मुझे आपको सिखाना है। ये बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, एक लेक्चर चला जाता है, लेकिन इस एग्जाम्पल से मैं आपको इजीली समझा दूंगा। ठीक है, चलिए मैं नीचे इसके मैकेनिज्म करता हूँ। पहले स्टेप में OH निकलेगा, हम सीधी सादी अपनी अपनी मैकेनिज्म लिखेंगे। ठीक है, पहले हम सबस्ट्रेट लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो पहले स्टेप में हमें कार्ब केटाइन मिलता है, तो मैं यहाँ पे कार्ब केटाइन लिख रहा हूँ, CH3 CH2 3 बार, ब्यूटेन 1-ऑल है ना। हाँ, तो ये जो कार्ब केटाइन है वो प्राइमरी कार्ब केटाइन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया टॉपिक। अब मेरा जो बीटा कार्बन था ना वो अल्फा हो जाएगा और उसके बाजू वाला बीटा हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर बाजू वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होके अगर वो पुराना कार्ब केटायन जो है ये वाला उसके पास चला जाए, अल्काइल ग्रुप या तो बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन, और वो कार्ब केटायन प्राइमरी से अगर सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से अगर टर्शरी बनता है, तो ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप सुनिए। ये अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहाँ चला जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाता है, अब देखिए प्राइमरी कार्ब केटायन जो है
ना वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। CH3CH2 सॉरी CH3CH2, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, ये प्लस, और ये हो गया CH3 जो आगे वाले स्टेप में हमारा कार्ब केटायन था। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये सेकेंडरी कार्ब केटायन है जो प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल है, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। ये मैकेनिज्म में अपने आप होता है। वो कार्बन बोलता है कि अगर मेरा हाइड्रोजन ले ले, पॉजिटिव मुझे दे दे, तो हम लोग जो प्राइमरी अनस्टेबल है ना उसमें सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर कभी सिचुएशन आए कि बोले कि एक हाइड्रोजन आजू बाजू से ले लो, जस्ट नेक्स्ट विसिनल से जंप लगा के तीसरे चौथे कार्बन से नहीं, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। ऐसे मिथाइल भी शिफ्ट होते हैं, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव में बात करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में ये पूछे जा चुके हैं। अब देखिए सेकेंडरी हो गया। अब साहब ये अगर ये सेकेंडरी है तो उसके बाजू वाला जो है उसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन, और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और ये कार्बन कार्बन के बीच में, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएंगे। अब डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगी? ये लास्ट स्टेप है, मुझे प्रोडक्ट मिलेगी CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब हमारे प्यारे सेजेफ को याद करो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास ये एक मिथाइल ग्रुप, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप है, तो ज़्यादा मिथाइल ग्रुप वाला अल्कीन जो है वो स्टेबल होगा। सीधा आंसर है ना, सीधा आंसर दिया हुआ है आपको, जो है ये आपको बुक में नोट करके लिख लेना है। अब देखिए इसके पास दूसरा बीटा है नहीं, फिर भी हमें प्रोडक्ट मिल रही है ब्यूट 2 इन, और वो मेजर तो कैसे मिलती है, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा आंसर मैंने दिया है समझा के, ठीक है। तो नोट करके लिख लीजिएगा कि इसमें क्या हुआ। वैसे तो में जो सबस्ट्रेट जब हम देखते हैं तो देखिए यहाँ कहाँ बीटा दिखाई दे रहा है, एक ही बीटा है, अल्फा के पास, अल्फा के बाद एक ही कार्बन है, ये राइट साइड तो कोई कार्बन ही नहीं है। तो ये प्रोडक्ट तो आपको जो है ना मजबूर कर देगी सोचने पे कि ये कैसे हुआ, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। बहुत बढ़िया टॉपिक है, समझ के लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है, पहले मैंने बोला कि ये क्वेश्चन और मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। काफ़ी कुछ इसमें सोचने वाली बात आती है। अब इंटेक्स का 8 नंबर का क्वेश्चन देख लो, उसमें तो बहुत ही इजी कुछ है नहीं ऐसा। पहला तो आपको ये पूछा है जिसका आंसर यहाँ पे है नहीं, तो मैं डिस्कस कर लूँ कि आपको ये पूछा है कि अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल दोनों, तो ये दोनों जो है वो मोर एसिडिक है फिनोल से, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर है ड्यू टू -I एंड -R इफेक्ट। ये मैंने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में, फिनोल में शायद डिस्कशन किया होगा कि अगर, और कॉम्पिटिटिव में भी मैंने अभी अभी जो टॉपिक लिए हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें भी मैंने डिस्कस किया है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -R। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑर्थो पे जो फिनोल नाइट्रो ग्रुप है, और ये जो है ये OH ग्रुप फिनोल का, ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाता है ड्यू टू -I इफेक्ट, और ये हाइड्रोजन इजीली मिलता है। तो एसिड का मतलब क्या हुआ? इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, इजीली मिलता है, ठीक है। और इससे इजीली मिलता है पैरा में, ये देखिए। अब आपको दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, और फिनोल में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप पहला आंसर इतना जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो सीधा एक लाइन में दे दो कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल नाइट्रो ग्रुप हैविंग -I एंड -R इफेक्ट ड्यू टू बोथ इफेक्ट्स, बोथ आर मोर एसिडिक, क्योंकि ये OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाता है। अब क्यों ज़्यादा पोलर हो जाता है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। चलिए अब आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस अभी अभी मैंने आपको कॉम्पिटिटिव में भी समझाया है, ठीक है। यहाँ भी है तो आप ड्रॉ करने की कोशिश करो, समझ लो। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और सॉरी ऑर्थोनाइट्रोफिनोक्साइड का रेजोनेंस है, वो H निकल गया है, ठीक है। और ये जो है वो पैरानाइट्रोफिनोक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है।
ठीक है, पहले कहाँ से ऑक्सीजन O- से ये अंदर आएगा पैर और बाहर निकलेगा ऐसे, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये जो यहाँ से स्टार्ट किया ना फिनॉक्साइड का, ठीक तरह से आप ऐसे ऐसे ही स्टार्ट करना, क्योंकि ये जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की अपनी तरफ खींचता है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और ये इसके पास जो हाइड्रोजन होता है ना वो इजीली निकल जाता है। अब आपको ये नहीं पूछा है कि ऑर्थो पैरा की कंपैरिजन करो, फिर भी मैंने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में ऑर्थो पैरा की कंपैरिजन भी आपको करके दी है। तो आपको यहाँ पे हम इंटेक्स क्वेश्चन ख़त्म कर रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, उसकी तरफ बढ़ेंगे, बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, उसमें आपको पूछा है कि फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है ऐसा हमें दो रिएक्शन दो। तो अब ये क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ये इसका आंसर जो है ना, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि डिस्कस द एसिडिटी ऑफ फिनोल, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा और कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनोल विथ दैट ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के साथ आपको कंपेयर करना है। ये पूरा आपने बहुत डिटेल में एक वीडियो लेक्चर मैंने पूरा बनाया था एसिडिक कैरेक्टर का, तो इसका आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा अपनी बुक में यहाँ जहाँ पे जगह हो ना ये क्वेश्चन जहाँ पे आपने लिखा है, तो आप यहाँ नोट कर लेना कि दिस इज़ द आंसर ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब देखिए उसके बाद का क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है कि आप एक्सप्लेन करिए कि एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी आई डिस्कस विथ यू व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक, ठीक है। एक तो यहाँ पे -I इफेक्ट है ऑर्थो पोजिशन पे, दूसरी है -R इफेक्ट, एंड बोथ इफेक्ट्स आर फेवरेबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। आंसर तो यहाँ पे लिखा ही है, आप जरा ठीक से पढ़िएगा, मैं अपने ढंग से समझाता हूँ आपको। एक तो इसकी -I इफेक्ट, एक -R इफेक्ट, ड्यू टू बोथ इफेक्ट द OH bond becomes more and more polar, and as OH bond becomes polar this hydrogen is easily available, so this one is acidic। एंड हमें कंपेयर करना है मिथॉक्सी। अब देखिए ये जो है वो मिथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, दिस वन इज द मिथॉक्सी ग्रुप, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये ऑर्थो पोजीशन पे। तो OCH3 ग्रुप की दो इफेक्ट होती है, एक तो +I इफेक्ट होती है और जिसकी +I इफेक्ट होती है उसका +R होता है रेजोनेंस। आपको अगर अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ना चले ना कि +R में ड्रॉ करना नहीं आता, तो मैं जस्ट समझाता हूँ, इतना वर्ड भी याद रखो कि -I -R फेवरेबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर, +I+R नॉट फेवरेबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर। तो OCH3 ग्रुप मैंने लिस्ट में भी दिया है कम्पिटिटिव जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें, ठीक है। और जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर ले वो सिर्फ इतने दो स्टेप याद रख ले कि ये जो +I और +R इफेक्ट वाला ग्रुप है तो वो एसिडिटी डिक्रीज करता है। बोथ आर नॉट फेवरेबल फॉर एसिडिटी, इसमें ऑक्सीजन OH बॉन्ड इतना पोलार नहीं रहता, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल नहीं रहता विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब देखिए जब पैरानाइट्रोफिनोल आता है तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल भी कम एसिडिक हो जाता है, वो यहाँ पे पूछा नहीं है, तो सिर्फ बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप इसको समझा दीजिएगा, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिए, बार बार अगर नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए और अपने हिसाब से भी आंसर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए पूरा आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए,
ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब नया कंटेंट चलेगा तो हम नए क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अब चलिए चलते हैं हमारे टेक्सचुअल कंटेंट की ओर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ all reactions of alcohol, let us start the reactions of phenols. So write down first question of the phenol department. Write a note on nitration reaction of phenol. नाइट्रेशन आपके लिए नई बात नहीं है, 11th में आप ऑलरेडी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कर चुके हो। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो बाद में, पहले मैं आपको जरा समझा देता हूँ। पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि OH ग्रुप इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये जो OH ग्रुप है, दिस वन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, and this is the resonance of not phenoxide, this is the resonance of phenol. So first I have to explain you why it is ortho para directing group, because during the resonance structure the electron density migrated towards 2 ortho and 1 para position. So new incoming group, and that is the NO2 plus. So this reaction is called electrophilic substitution reaction. This NO2 is attracted towards 1 para and 2 ortho. ये 3 जगह पे ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तीनों जगह पे एक साथ भी लग सकता है, किन्हीं 2 जगह पे भी लग सकता है, और मोनो सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही समझना है कि इन प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, अब बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। अब OH लगने से, OH इज द एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर बेंजीन, वो बेंजीन को थोड़ा एक्टिवेट करता है, बेंजीन रिएक्टिव हो जाता है OH लगने से, तो कंडीशन जो है वो थोड़ी माइल्ड रहती है। आपको टेम्परेचर वेम्परेचर ऐसा कुछ याद रखना नहीं होता। एक बात ध्यान में रखिएगा, ड्यू टू दिस रेजोनेंस नाइट्रो ग्रुप माइग्रेटेड टुवर्ड्स 2 ऑर्थो एंड 1 पैरा। तो चलिए अब ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। OH ग्रुप जो है वो बेंजीन को एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। सो न्यू इनकमिंग ग्रुप इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एंड इन द रिंग दिस पोजिशन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट से ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच बनती है। कौन सी पोजीशन? 2 ऑर्थो और 1 पैरा। तो रेजोनेंस आपके सामने है। ड्रॉ अगर आपको करना है, इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, लेकिन बुक में नहीं है। ठीक है, आपके इंटरेस्ट के लिए आपको मैंने ये रीज़न, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। चलिए पहला रिएक्शन, नाइट्रेशन मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो में आ गया, एक पैरा में आ गया। सो इज द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। नाइट्रेशन सिर्फ आपको लिखना है डाइल्यूट एंड HNO3। यहाँ पे ऊपर आप लिख सकते हो कि ये नाइट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, नाइट्रेशन प्रोसेस से OH से आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगी, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, बहुत ही ईजी रिएक्शन, बहुत ही ईजी रिएक्शन। तो नाइट्रेशन हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा उसमें हमें कुछ डिस्कस करनी है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो दोनों हमें आइसोमर मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले करवाया था आप लोगों को कि ये जो है दिस बोथ आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, बोथ आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। देखिए क्यों और कैसे? स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है उसके अंदर इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, उसके अंदर इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। और जो पैरानाइट्रोफिनोल है वो लेस वोलेटाइल है, क्योंकि ये तो जो है उसमें इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमोलेक्युलर। तो इंट्रामोलेक्युलर से इंटरमोलेक्युलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोल अट्रैक्शन है। तो ऑर्थोनाइट्रो वो तो स्टीम वोलेटाइल है, स्टीम के साथ वो वोलेटाइल होकर बाहर निकल जाएगा। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारी बुक में भी आपको ड्रॉ करना है। ये इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जरा आप इसको नज़दीक से देख लीजिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको पूरा ड्रॉ करना है। देखिए
ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब मैं दिखाता हूँ आपको पैरानाइट्रोफिनॉल का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वो आप सीधा रख के भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे सिंपल दिखाना पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए, ये पैरानाइट्रो NO2 ऐसे लिख लीजिए 2। अगर आपको डिफिकल्ट लगे ना तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो उसमें इंटरमोलिकुलर ये। अब ये O, ये O, इसका H इस साइड रख दीजिए, इसका H इस साइड, और ये दोनों के बीच में माय डियर फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख लीजिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन पैरानाइट्रोफिनॉल। ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये इन पैरानाइट्रोफिनॉल। ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, वेरी सिंपल। ठीक है, और ये बुक का थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि ये तो मैंने एक ही बॉन्ड दिखाया आपको। ये नाइट्रो का अगर ये उल्टा होगा तो नाइट्रो NO2 के साथ भी बन सकता है ना इसका बॉन्ड। ये अगर एक को उल्टा कर दो तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो NO2 के साथ भी होगा। तो ये भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, और एक ये ऊपर वाला भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ऊपर वाला जो है हमारी टेक्स्ट बुक का है, ये वाला पैरानाइट्रोफिनॉल। लेकिन ये इतना वोलेटाइल नहीं होता। तो जब हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं तो अब इसको आपको ये नाइट्रेशन में इतना पैराग्राफ लिखना है और ये 2 डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब नाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन, ये पार्ट जो है वो इस सेक्शन का नहीं है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा यहाँ बॉक्स कर देता हूँ। ठीक है, ये इस सेक्शन का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैंने सिखाया, जगह थी इसलिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि अगर आपको सब जगह पे सब्स्टिट्यूशन चाहिए 2 ऑर्थो और पैरा पे, तो आपको करना पड़ेगा कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन, और आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और उसका कॉमन नाम बहुत ही फेमस है पिक्रिक एसिड। देखिए ये रहा रिएक्शन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, लिख लीजिए रिएक्शन, तीनों जगह पे NO2 लगा दीजिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे स्टार करिएगा इस नाम के पास, बाद में बोलता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये बहुत ही फेमस नाम है क्योंकि ये अकेला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड है साहब, अकेला, कि ये जिसके पास COOH ग्रुप नहीं है। वरना ऑर्गेनिक एसिड हम किसको बोलते हैं? बोलिए बोलिए, ऑर्गेनिक एसिड हम किसको बोलते हैं? RCOOH अगर आप देखें तो बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिक एसिड है। एक अकेला एसिड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसके पास COOH ग्रुप नहीं है, पिक्रिक एसिड। आप लैब में यूज करते हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में भी यूज करोगे 12th में। And according to the demand of picric acid nowadays, it is prepared from फिनोल। पहले फिनोल को ट्रीट किया जाता है, उसका सल्फोनेशन किया जाता है, तो हमें मिलता है 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड फिनोल। ठीक है, ऐसे 2 जगह पे बाद में नाइट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे भी NO2 आ जाता है, यहाँ पे भी NO2 आ जाता है, और एक जो खाली पोजीशन है, ये मैकेनिज्म हमें समझानी नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन याद रखना है। आज की डेट में ये पिक्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है? पहला स्टेप, उसमें क्या करते हैं? सल्फोनेशन। ठीक है, 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड फिनोल मिल जाता है, और उसका नाइट्रेशन करेंगे तो ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा, और ये एक नया NO2 ग्रुप यहाँ आ जाएगा। 3 NO2 ग्रुप इजीली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और हमें मिलता है। फिर से यहाँ नाम लिख लीजिएगा, ये सब जगह पे यहाँ पे नाम इसलिए नहीं लिखा है कि आपको हमारी टेक्स्ट बुक में पूछा गया है कि कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, जो ये पैराग्राफ है ऊपर वो तो है ही कि पहले 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड मिलता है हमें फिनोल, इसका नाम है फिनोल
2,4 डाई सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सबके नीचे नाम लिख लीजिए। तो मैंने आंसर भी यहाँ पे दे दिया। आपको पूछा है कि आप लिख सकते हो, तो ये रहा पूरा रिएक्शन। ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ पे हमारा नाइट्रेशन ऑफ फिनोल जो है वो ओवर हो रहा है। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी जैसे हम नाइट्रेशन करते थे वैसे ब्रोमिनेशन करना है। ठीक है, चलिए ब्रोमिनेशन करते हैं। सी, ये भी आपके लिए, आपने ब्रोमिनेशन बेंजीन का किया है, लेकिन इससे ये इजी होगा। पहला ब्रोमिनेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको पूछे कि मेजर प्रोडक्ट इसमें लिखो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं ये वाला। तो ये जो ब्रोमिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हमें मिलता है। हमें ये तो आगे वाले क्वेश्चन से पता चल गया है कि ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक ब्रोमिनेशन है। जनरली हम ब्रोमिनेशन करते हैं FeBr3 एंड Br2 जो है वो हमारा रिएजेंट होता है और ये जो हमारा कैटालिस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये यूज़ नहीं करना है। हमें Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड या तो क्लोरोफॉर्म में डालना है। ठीक है, लो टेम्परेचर 273 पे रिएक्शन करेंगे तो एक ब्रोमीन ऑर्थो पे जाएगा, एक ब्रोमीन पैरा पे जाएगा। और मैकेनिज्म हम करेंगे तो हमें ये जो पैरा ब्रोमोफिनॉल है ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल है वो माइनर प्रोडक्ट मिलेगी। ध्यान में रखिएगा, अगर आपको सिर्फ पैरा ब्रोमो ही बनाना है तो ये वाला रिएक्शन जो मैंने अभी बोला ना FeBr3 Br2 वाला, वो नहीं चलेगा। हम ब्रोमिनेशन जनरली करते हैं लेविस एसिड FeBr3 यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये पहला स्पेसिफिक रिएक्शन जो मैंने आपको समझाया उसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ब्रोमिनेशन की ओर बढ़ते हैं। ये रिएक्शन आपको लिखना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फिनोल का ये नाम लिखना है, वो मत भूलिएगा। ये फिनोल है, ठीक है। ये ऑर्थोब्रोमोफिनोल है OBP, ये पैराब्रोमोफिनोल है PBP। शॉर्ट मत लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट, अब ये सेकंड टाइप का ब्रोमिनेशन। अब जो मैंने पहले बात की ये इस पैराग्राफ में आपको समझाया है, अब जरा इसको पढ़िए इस पैराग्राफ को। जनरली हम हेलोजिनेशन करते हैं, वो तो मैंने आपको बताया कि हम FeBr3 यूज़ करते हैं और Br2 यूज़ करते हैं। लेकिन फिनोल में ये ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फिनोल जो है वो हाईली एक्टिवेट ग्रुप है। तो सीधा अगर इन एब्सेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक दिस FeBr3, अगर हम सीधा ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करें तो भी ब्रोमिनेशन हो जाता है और तीनों जगह पे हो जाता है, 2 ऑर्थो एंड 1 पैरा। तो जब भी आप फिनोल का सीधा ट्रीटमेंट करें ब्रोमीन वाटर के साथ तो ये 2 ऑर्थो पे और ये पैरा। मेटा पे क्यों नहीं लग रहा है, आंसर सोचिएगा, दे दो आंसर। वो ये चीज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, और हमें ये तीनों जगह से हाइड्रोजन बाहर निकलता है 3HBr, और ये 6Br है तो 3Br लग जाते हैं, 3 एज अ बाय प्रोडक्ट। तो फिनोल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत इजी है और छोटा भी है, लिख लीजिए। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन फिनोल हुआ। अब ब्रोमिनेशन के बाद अब नेम रिएक्शन आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब चलिए ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारी एक्सरसाइज में दिया है 11.5, उसको समझा के अब आज का लेक्चर हम ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन को ज़रा पढ़िए। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है ये, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट। तो पहले तो मेजर प्रोडक्ट आपको लिखनी है किस किस रिएक्शन की। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल, डाइनाइट्रेशन, दूसरा है डाइनाइट्रेशन ऑफ मिथाइल फिनोल 3 मिथाइल फिनोल,
और तीसरा रिएक्शन है मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनॉइट। मेजर प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा, मेजर प्रोडक्ट सिर्फ कौन सी आप एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मेजर प्रोडक्ट है। पहले तो 3 मिथाइल फिनोल, इसका मतलब क्या हुआ, 3 मिथाइल फिनोल का स्ट्रक्चर जो करो, ये है 3 मिथाइल फिनोल, ठीक है, ये पूरा फिनोल, ये यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो अगर आप मोनोनाइट्रेशन करेंगे तो यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, ये OH की कंपैरिजन में और CH3 की कंपैरिजन में ऑर्थो, हालांकि दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अगर आप ऐसा सेट करें कि जहाँ पे रखे वहाँ एक की कंपैरिजन में ऑर्थो पोजीशन होनी चाहिए और एक की कंपैरिजन में पैरा होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो CH3 की कंपैरिजन में ऑर्थो है, OH की कंपैरिजन में ये पैरा है, तो मुझे प्रोडक्ट वही मेजर मिलेगी, 2 प्रोडक्ट मिलेगी, दो पोजीशन ऐसी है, जरा आप सोचिए। चलिए ये आंसर है मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3। अब देखिए कहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, कहाँ पे लगा है नाइट्रो ग्रुप, ये यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो ग्रुप जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये CH3 की कंपैरिजन में किस पोजीशन पे ऑर्थो, OH की कंपैरिजन में किस पोजीशन पे पैरा, और यहाँ पे भी लगा है देखिए। तो ये OH की कंपैरिजन में ऑर्थो है, तो CH3 की कंपैरिजन में पैरा पोजीशन पे है। आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। अगर मैं ऐसे यहाँ पे लगा दूंगा तो दोनों की कंपैरिजन में ये ऑर्थो पोजीशन पे आएगी, तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम लगेगा दोनों ग्रुप का, ठीक है। यहाँ सॉरी ये CH3 नहीं है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लिखना है, ठीक है। ये NO2 यहाँ पे नहीं आएगा, और रिपल्सन भी लगेगा बड़े बड़े ग्रुप का। तो ये 2 मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो देख लो, डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है। देखिए डाई नाइट्रेशन तो 2 नाइट्रो ग्रुप लगाने हैं, वही उसी में ही, तो एक यहाँ पे लगाया एक यहाँ पे लगाया। देखिए कैसे, तो कि ये अगर आप देखें तो CH3 की कंपैरिजन में ऑर्थो है, OH की कंपैरिजन में पैरा है। चलो हो गया, ये सेटिस्फाइड है, ये मेजर प्रोडक्ट होगी। और यहाँ पे लगाया तो ये भी देखिए OH की कंपैरिजन में ऑर्थो है, CH3 की कंपैरिजन में पैरा है। ये दोनों का मिक्सर है, ये दो कंबाइन करके ये भी आंसर है, उसमें क्या है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन रहेगा कि प्रोडक्ट मिलेगी, मैं ये ना नहीं बोलता हूँ कि प्रोडक्ट यहाँ पे NO2 वाली नहीं मिलेगी, चलिए वो भी सोच के देख लेते हैं। यहाँ पे अगर NO2 में लगाता तो क्या होता, दोनों की कंपैरिजन में, OH की कंपैरिजन में और CH3 की कंपैरिजन में ये एक ही पोजीशन है ऑर्थो, तो ये कम स्टेबल होती। और एक पोजीशन है मेरे पास, अगर मैं यहाँ लगाता NO2, आपको सब पोजीशन सोचनी है, तो वो CH3 की कंपैरिजन में ये मेटा पोजीशन के ऊपर है, OH तो पहले से ही प्रेजेंट है, उसकी कंपैरिजन में मेटा पोजीशन पे है, तो OH एंड CH3 ग्रुप आर नॉट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ तो कभी लग ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है वो, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट में आएगी, तो हमें माइनर पूछा नहीं है। मैं ये मना नहीं करता, ये दोनों की कंपैरिजन में ऑर्थो है तो आ सकता है, लेकिन माइनर प्रोडक्ट में आ सकता है। अब ये थर्ड प्रोडक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है आंसर में, क्या है देख लेते हैं पहले, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट। तो इतना जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ही फिनाइल मिथेनोएट है, ये स्ट्रक्चर जो है फिनाइल मिथेनोएट है, इतना, ये रेड पार्ट। अब आपको क्या करना है, नाइट्रेशन। तो ये जो है CH3 ग्रुप नहीं है, ये गलत है, थोड़ा मैं करेक्शन आपको बता दूं, ये CH3 निकाल के यहाँ पे NO2 लगा दो, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि OCO CH3 ये पैरा पे होगा, तो ये ऑर्थो पे, तो ऑर्थो डायरेक्टिंग तो होगा ही, तो दूसरी प्रोडक्ट ऑर्थो डायरेक्टिंग होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रुप जो है, हम आगे आगे वाले जो चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, तो ये COCH3 ऑर्थो पे जाने की टेंडेंसी रखता है और जाएगा भी, जिसको होफमान रिएक्शन बोलेंगे, और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो ये पोजीशन जो है इसकी वजह से ऑक्यूपाई मतलब कि लेस एक्टिव रहती है, तो नाइट्रो
मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ नहीं आएगा, आएगा बाय एक्सीडेंट तो माइनर प्रोडक्ट होगी, लेकिन आपको पूछा है मेजर प्रोडक्ट, तो पैरा पोजीशन पे ये CH3 मत लिखिएगा, NO2 लिखिएगा। तो फाइनल आंसर आपका ये रहेगा, ओ ऐसे OCO CH3 और यहाँ पे NO2 पैरा नाइट्रो। ठीक है, चलिए आंसर लिख लीजिए। अब जो क्वेश्चन है मतलब नेक्स्ट, वो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।